नमस्कार दोस्तों। आज 12 अप्रैल सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वीडियो। और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि सेक्टर्स को थोड़ा डिस्कस करना था। कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे वी शुड मेंटेन अ डिस्टेंस एंड विच सेक्टर्स आर डिसेंट सेक्टर्स वेर इन वी कैन एलोकेट कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी डिस्कस करना था कि कैपिटल एलोकेट करना है या नहीं करना है। ग्लोबल सिनारियो में इतनी वॉलिटिलिटी है, तो अगर समझो यूएस में रिसेशन आने वाला है, फटका पड़ने वाला है एक क्वार्टर के बाद, तो अभी कैपिटल क्यों एलोकेट करे? एक क्वार्टर के बाद ही कैपिटल एलोकेट करते हैं। और वैसे भी इंडिया का कुछ डोमेस्टिक जो इकोनॉमी का सीन जो है वो पिछले 2020 या 2024 तक की जो स्टोरी थी, 26% ईपीएस ग्रोथ की, उतनी कुछ शाइनिंग स्टोरी दिख नहीं रही है। तो फिर कैपिटल एलोकेट करना है या नहीं करना है? और और कौन से एसेट्स में कैपिटल लगाना है? एक तरह से गोल्ड में लगाना है, क्योंकि गोल्ड तो बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिटकॉइन में लगाना है या फिर स्मॉल कैप्स में लगाना, माइक्रो कैप्स में लगाना है, उसके ऊपर भी थोड़ा एक तरह से डिस्कस कर लेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज द टैरिफ पार्ट की 90 डेज का जो पॉज लगा है टैरिफ्स में, राइट? इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप को जब पूछा गया था कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि देर आर 60 ऑड कंट्रीज हु हैव रीच्ड आउट टू देम टू काइंड ऑफ नेगोशिएट द टैरिफ्स, एंड उनको करीबन एक 3 महीने की मोहलत या फिर 3 महीने का वक्त लगेगा टू नेगोशिएट दिस प्रॉपरली एंड टू कम अप विद मोर रैशनल नंबर्स। बट द पीपल हु फॉलो यू नो इकोनॉमी very closely, especially the US economy या फिर US bond market या stock market, उनको ये रीज़न जो है वो सही रीज़न नहीं लग रहा है, राइट? दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रीज़न। द एक्चुअल रीज़न ओवर हियर इज़ द फैक्ट दैट बॉन्ड यील्ड्स जो थे वो एक तरह से छप्पर फाड़ के 4.5% को क्रॉस करके ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को और उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है स्कॉट बेसेंट को बाहर आके ये कहना पड़ा कि ये जो भी पिछले एक हफ्ते से न्यूज़ फ्लो बना के रखा है टैरिफ्स का, उसको थोड़ा एक अल्प विराम देते हैं, उसको थोड़ा एक पॉज देते हैं, एंड 90 डेज, आफ्टर 90 डेज वील कम अप एंड गिव यू मोर रैशनल नंबर्स, राइट? तो बॉन्ड यील्ड्स का इतना ऊपर जाना, 4.5% को टच करना, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? बॉन्ड यील्ड्स होते क्या है, राइट? एंड बॉन्ड्स का एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते सबसे पहले, राइट? तो बेसिकली लेट्स से कोई एक इंडिविजुअल हो, लेट्स से मैं अपनी बात करूंगा, अगर मुझे इफ आई वांट टू काइंड ऑफ ग्रो अहेड, ग्रो इन लाइफ, सिंपल इज दैट, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आई वुड डू, प्लस आई वुड बी लेट्स से मुझे कोई घर खरीदना है या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या कार खरीदना है, तो आई वुड गो टू अ बैंक एंड आस्क फॉर अ लोन, कैपिटल रेज करूंगा, और वो कैपिटल का एक कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। तो मुझे अगर घर लेना है तो करीबन 7 से 8% का मुझे कैपिटल, एक लोन चाहिए जिससे मैं घर ले सकता हूँ और एक तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, राइट? सिमिलरली कंपनीज जो होते हैं उनको भी केपेक्स करना होता है, उनको भी अपने बिजनेसेस में री इन्वेस्ट करना होता है। तो बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनके इंटरनल कैश अक्रूवल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि लेट्स से एक बेयर मार्केट चल रहा है। तो फिर क्या करेंगी कंपनीज भी बैंक्स के पास जाते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि 11% का लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं 11-12% का, और वो कैपिटल अपने बिजनेस में एलोकेट करके या री इन्वेस्ट करके नए प्लांट्स खोलते हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। सिमिलरली कंट्रीज भी जो होते हैं, या फिर कंट्रीज या नेशंस और इकोनॉमीज, वट एवर यू कॉल देम, उनको भी तो even they have to invest in their kind of infrastructure, in the softer aspect of things, for example education, universities, tax collections hote hai, but there are even countries require credit, right? तो वो जो क्रेडिट रेज करते हैं कंट्रीज, दे रेज इट इन द बॉन्ड मार्केट और थ्रू द बॉन्ड मार्केट, राइट? तो इसलिए उनको गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं या फिर सॉवरेन बॉन्ड्स कहते हैं, राइट? तो यूएसपी, और ऑब्वियसली इसका भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो जो 4.5 की मैं बात कर रहा था बॉन्ड यील्ड की, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर द यूएस मार्केट, राइट? और द यूएस गवर्नमेंट, तो यूएस गवर्नमेंट को अगर अपने देश की भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, द सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, एवरीथिंग, सॉफ्टवेयर तो नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये, बट इफ इट वांट्स टू डू दैट देन इट हैज़ टू रेज कैपिटल, राइट?
There are revenues that the government is getting or collecting through taxation, but it wants to raise. It needs credit to grow faster, right? Or bigger, to become bigger, right? तो वो cost of capital is the bond yield, right? And बॉन्ड्स इशू करते हैं गवर्नमेंट. तो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स का गवर्नमेंट बोलेगा कि मुझे 5,000 करोड़ की ज़रूरत है, मेरे पास इतने बॉन्ड्स है, इस पे जो ईल्ड है या फिर इसका इंटरेस्ट जो है ये लेट्स से 4.2% 4.5% है. जिस किसी को आके लेना है हमारे बॉन्ड्स, प्लीज़ आकर खरीदिए. आप इंडिविजुअल्स हो, बैंक्स हो, कंपनीज हो, कंट्रीज हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंट्रल बैंक्स हो, आकर हमारे बॉन्ड्स खरीदिए. और ऑब्वियसली लोग जाके यूएस के जो ट्रेजरीज हैं, इनको ट्रेजरीज भी कहते हैं, बॉन्ड्स को ट्रेजरीज भी कहते हैं, वो जाके खरीदते हैं क्योंकि आई मीन अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन अर्थ, राइट? और इट विल नेवर डिफॉल्ट ऑन इट्स कमिटमेंट. तो आज अगर पैसे एक तरह से बॉन्ड आई मीन वी काइंड ऑफ पेड फॉर द बॉन्ड दैट वी हैव बॉट, और जो भी कूपन रेट है, जो भी उनका यील्ड है, आफ्टर 3 years 5 years 10 years जो है वो हमको वापस मिल जाएंगे. ये एक श्योरिटी होती है, एक ट्रस्ट होता है, एक सर्टेनिटी होती है, क्योंकि ये यूएस है, ये जिम्बाब्वे नहीं है, राइट? ये कीनिया नहीं है, या कोई भी ऐसा नेशन नहीं है, ऐसा कंट्री नहीं है जिसका खुद का कुछ हाल एकदम खस्ता हो या फिर कल का पता ना हो, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड, राइट? नाउ तो जब बॉन्ड यील्ड, नाउ देर आर मल्टीपल बॉन्ड यील्ड्स के या फिर बॉन्ड्स के मल्टीपल पीरियड्स होते हैं. 2 year होता है जिसको थोड़ा शॉर्ट टर्म कहते हैं, 10 year होता है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म कहते हैं, और 30 years होता है जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स होते हैं, राइट? तो नॉर्मली इकोनॉमिस्ट, कमेंटेटर्स, एनालिस्ट 10 year बॉन्ड यील्ड और 2 year बॉन्ड यील्ड को कुछ हद तक फॉलो करते हैं, राइट? सो 10 year बॉन्ड यील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड और गेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द यूएस इकोनॉमी. तो यहाँ पे मैंने 10 year बॉन्ड डील का यहाँ पर लिखा है, राइट? यूएस गवर्नमेंट 10 year बॉन्ड डील्स, राइट? तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द यूएस गवर्नमेंट, राइट? तो और ये पर्कुलेट या फिर ये ट्रिकल डाउन होता है कॉर्पोरेट्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, हर किसी के लिए. तो अगर समझो इफ यू आर अ कंज्यूमर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इफ यू वांट टू बाय अ हाउस ओवर देयर, तो ये रेट जो है, जो 4.97 या 4.5 का जो रेट है, दिस इज द रेट ऑन विच यू विल गेट योर मॉर्गेज, राइट? आपको अगर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल एक तरह से खरीदना है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो दिस रेट वुड बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क टू व्हाटएवर यू नो, to ensure that you buy whatever you want to buy, right? So that is the significance of this rate. तो अगर ये रेट बढ़ जाता है, अगर ये 4.5 से 5 हो जाता है या 5.5 हो जाता है, तो जो यूएस का कंज्यूमर है उसकी हालत खस्ता हो जाएगी, क्योंकि फिर वो एक तरह से घर नहीं खरीद पाएगा, या फिर खरीदेगा बहुत महंगे में खरीदेगा, या फिर जो अभी खरीदा हुआ है उसको फिर एक तरह से वो फिक्स्ड रेट नहीं रहा तो फिर वो रीमॉर्गेज करने पे एक हायर रेट लग जाएगा, या फिर काफ़ी the cost of capital, if it's higher, then it will be difficult for people to buy homes, right? तो अभी for example इंडिया में रेपो रेट्स 6.25 से 6% हुए हैं. तो एक this is a big relief for home buyers or people who want to buy cars, who want to buy consumer discretionary stuff, right? तो उसी प्रकार इस रेट का सिग्निफिकेंस है. तो जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब जीते थे 2016 में, all he used to kind of inquire about is the stock market. He used to constantly ask commentators, journalists, analysts that how's the stock market doing, right? But when he got elected 6 months back, all he wants to know about is how the bond market is doing, right? Or where the 10-year bond yield is, right? क्योंकि इससे एक तरह से पूरी US economy चलती है. It is the cost of capital, the cost of capital for the US economy, right? So what is the right range in which this yield moves, right? 4.15 to 4.4 is where normally this yield moves, right? अगर ये 4.5 क्रॉस करता है तो कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि इतने अच्छे नहीं हैं, राइट? और अगर ये 4.10 के नीचे चला जाता है, 3.9 हो जाता है, तो सिमिलर सिग्नल्स आ रहे हैं जो इकोनॉमी के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है. तो इसका एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो नॉर्मली 4.15 to 4.4 is where you would find the yield, or the economy is very comfortable, and the economists at
in the United States are very comfortable to find this yield in this range, right? तो ये yield जो है, ये bond yield जो है, एक और कंसेप्ट, मैं फाइनेंस का कंसेप्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, राइट? तो बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइसेस, राइट? तो बॉन्ड का जब प्राइस गिरता है तो यील्ड बढ़ता है, सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बॉन्ड का प्राइस गिरता क्यों है? किसी चीज़ का प्राइस गिरता क्यों है? किसी चीज़ का प्राइस इसलिए गिरता है क्योंकि उसका सप्लाई ज़्यादा होता है, जिसका मतलब बॉन्ड्स जो है वो लोग बेच रहे हैं, राइट? तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ा है तो बॉन्ड प्राइस घटा है, और वो इसलिए घटा है क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ा है, क्योंकि बहुत लोग यूएस के बॉन्ड्स बेच रहे हैं, राइट? तो बहुत लोग यूएस के बॉन्ड्स क्यों बेच रहे हैं और अभी क्यों बेच रहे हैं? ये टैरिफ अनाउंसमेंट्स के बाद क्यों बेच रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है, राइट? तो इसके 3-4 चीज़ें हैं, राइट? और ये बॉन्ड जब इतने बल्क मात्रा में बेच रहे हैं तो ये कौन बेच रहा है, राइट? तो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट? तो ये बॉन्ड्स जो है खरीदता कौन है? ये इंडिविजुअल्स खरीदते हैं, बैंक्स खरीदते हैं, कॉर्पोरेट्स खरीदते हैं, सेंट्रल बैंक्स खरीदते हैं दुनिया के, राइट? एंड द यूएस बॉन्ड और द यूएस ट्रेजरी बोल सकते हैं, या फिर यूएस बिल्स, टी बिल्स बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम है इसके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन what the ट्रेजरीज भी यही होता है, बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड्स भी यही होते हैं, बिल्स, टी बिल्स भी यही होते हैं, थोड़ा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का फंडा होता है, बट सारा कुछ यही होता है, राइट? तो the treasury bonds or the bonds of the United States are considered to be the safest asset class, right? There are two safest or secured asset class. जब भी दुनिया में कुछ uncertainty आती है, चीज़ें उथल पुथल होती है, वॉर होता है, तो लोग दो चीज़ें खरीदते हैं। एक तो ट्रेजरीज खरीदते, जो ये बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो खरीदते, एंड द सेकंड थिंग दैट दे बाय इज गोल्ड, राइट? तो अब दुनिया में जब अनसर्टेनिटी बढ़ी है तो आप देख रहे हो कि ट्रेजरीज जो है, बॉन्ड्स जो है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं, राइट? और गोल्ड खरीद रहे हैं, राइट? तो एक जो एसेट क्लास है वो काफ़ी सेफ और सिक्योर दिख रहा है, गोल्ड लोग खरीद रहे। गोल्ड एक साल पहले मेरे को लगता है कुछ 1900 आउंस पर डॉलर पे ट्रेड कर रहा था, इट्स टचिंग 3200। होना भी चाहिए दुनिया में, अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो पीपल बाय गोल्ड, राइट? People are not buying treasuries or bonds right now because the uncertainty that is emanating is actually emanating from the United States, and the bond market or the dollar is in question over here. That's why people are not buying bonds, right? And they are leaving bonds or they are selling bonds, right? Now, why are they selling bonds? क्यों बेच रहे हैं bonds के ऊपर, right? एक इसका आंसर ये हो सकता है कि जब आप यूएस का बॉन्ड खरीदते हैं, इन अ वे यू आर शोइंग ट्रस्ट इन द यूएस इकोनॉमी। आप कह रहे हो कि आप यूनाइटेड स्टेट्स हो, हमें पता है कि आप कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे, हमें पता है कि आपकी इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है, एंड हम इसलिए आपका बॉन्ड खरीद रहे हैं एट वट एवर यील्ड दैट यू आर ऑफरिंग अस, राइट? बट जब उस इकोनॉमी पे ट्रस्ट इतना नहीं रहता है, राइट? जब उस इकोनॉमी का एक गवर्नमेंट आकर एक वॉर शुरू करता है और दूसरा गवर्नमेंट आकर वॉर ख़त्म कर देता है, या फिर बहुत सारे उनका हेड ऑफ स्टेट से बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, राइट? अलाइज के साथ जो सही तरीके से बर्ताव नहीं करता है, राइट? तो कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी पे ट्रस्ट जो होता है इन्वेस्टर्स का वो कम होता है, राइट? और वो ट्रस्ट वो लोग जाहिर करते हैं बाय सेलिंग द बॉन्ड्स, राइट? तो कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 हफ्ते में, ये 2 अप्रैल के बाद जो भी ये डिस्कशन हुए टैरिफ्स के, एंड जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए कंट्रीज़ के बारे में, सेंट्रल बैंक्स के बारे में, कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है, और ये इन्वेस्टर्स में से सेंट्रल बैंक्स बहुत बल्क बाइंग करते हैं, मतलब अन्य सेंट्रल बैंक्स, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास भी 700 करोड़ ट्रेजरीज के रिजर्व्स है, राइट? चाइना के पास तो उससे ज़्यादा है, रशिया के पास एक वक्त में बहुत ज़्यादा थे, बट यूक्रेन वॉर के बाद उन्होंने बहुत कम कर दिए। तो सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड बाय यूएस ट्रेजरीज बिकॉज दे आर द मोस्ट सेफेस्ट एंड सिक्योर्ड एसेट क्लास, राइट? बट दीज आर बीइंग सोल्ड राइट नाउ बिकॉज जो एक तरह से पिछले 10 दिनों में हेड ऑफ स्टेट्स में, यूएस के जो हेड ऑफ स्टेट्स है, जिस तरह के पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं, जिस तरह का बर्ताव किया गया है, पीपल डू नॉट ट्रस्ट
their bonds or their sovereignty so much, that's why they are selling them. तो ये एक चीज क्लियर कट एविडेंट होके आ रही है, राइट, या दिख के आ रही है, राइट. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि a lot of hedge funds across Europe, across Asia sold these bonds, right? But एक theory ये भी है कि these bonds are being sold by the Chinese central bank, right? But इसके कोई ऐसे proof नहीं है, कोई it's not there out in the open. But एक इसको कॉन्स्पिरेसी थियोरी बोलना ठीक नहीं रहेगा, बट इसमें सच्चाई भी बहुत है कि चाइना के जो एक तरह से जो सेंट्रल बैंक है, which have accrued all these treasuries for the last 15-20 odd years, वो ये बेच रहे हैं, राइट. और वो ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि the kind of things that happened in the last 10 days कि एक तरह से टैरिफ 35% से 56% किया, फिर बढ़ाते गए 100%, 125%, राइट. तो this is not going, or China is not able to digest it very well, and वो कहीं ना कहीं उनको दिखाना था कि it is not कि just we are at the receiving end of things, right. एक तरह से चाइना अगर एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत सारे चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की, दुनिया भर की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो यूएस अगर चाइना को कुछ एक्सपोर्ट करता है वो डॉलर एक्सपोर्ट करता है, वैल्यूड इन टी बिल्स, वैल्यूड इन बॉन्ड्स, राइट. तो अगर यूएस बोल रहा है कि मुझे आपके एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं चाइना, by selling in the bond market the T-bills or the treasuries or the bonds that it kind of accrued in the last 15-20 years, वो भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि मुझे आपके ट्रेजरीज की ज़रूरत नहीं है, राइट. तो that's why this is one of the reasons why the head of state of the United States, Donald Trump, on Friday came out, जब उन्होंने देखा कि यूएस के बॉन्ड डील्स इतना टॉप मार रहे हैं, 4.5% तक चले गए हैं, 5% अगर क्रॉस कर दे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना ज़्यादा है, लोग बॉन्ड्स बेच रहे हैं, तो he wanted to stem that flow. इसलिए उन्होंने आकर एक तरह से कहा कि there would be a 90-day pause on the tariff war, if you can call it, for some time, frankly speaking. 90 days का एक तरह से relief दिया है, right? So this was about the bond market, right? एक बहुत important चीज़ है कि यूएस का जो कंज्यूमर है, right? Somewhere the US consumer wants a recession, right? Or the reason why the US consumer wants a recession is because bond yields के जो prices है वो 4.1, 4.2 तक आएंगे. So उसके बाद एक तरह से इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए जो फेड इंटरेस्ट रेट्स है, जो फेडरल रिजर्व है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो भी कम करेगा, बॉन्ड यील्ड्स कम हो जाएंगे. तो जिनको भी घर खरीदना है, कार खरीदना है, जो भी पोजेशंस लेने हैं या फिर जो भी चीज़ें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदना है, वो उनके लिए आसान हो जाएगा. तो एट अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल द यूएस कंज्यूमर इज होपिंग फॉर अ रिसेशन, ताकि एक तो इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा है वहाँ पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इतना ज़्यादा है, तो ये मैनेजेबल नहीं हो रहा है उनको. सो दे आर होपिंग फॉर अ रिसेशन सो दैट दिस काइंड ऑफ रेट कम्स डाउन और वो लोग अपनी चीज़ें एक तरह से खरीद सके. The other thing is, even the head of state over there is kind of wanting a recession to come, because uske baad, for example, he's been constantly asking the Federal Reserve to kind of lower the interest rates. Interest rates, अब जो मैं interest rates की बात कर रहा हूँ वो Federal Reserve के interest rates है. जैसे इंडिया में RBI के repo rates होते हैं, right? ये short term interest rates होते हैं, 2 साल, 1 साल, 3 महीना types, right? तो Donald Trump is after Jerome Powell, who is the head of FOMC, head of Federal Reserve, to reduce the interest rates, but वो कर नहीं रहे हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे हैं या बोल रहे हैं कि एक बार ये थोड़ा झटका पड़ जाएगा, एक फटका पड़ जाएगा इकोनॉमी को, तो अपने आप हर कोई लाइन में आ जाएगा, आपके 10 ईयर बॉन्ड डील्स भी नीचे चले जाएंगे, आपके जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स है, रेपो रेट्स कह रहा हूँ, फेडरल रेट्स जो है वो भी कम हो जाएंगे, एंड उसके बाद एक इकोनॉमी एक तरह से एक ऊपर चढ़ना शुरू होगी. And Donald Trump would want this to happen in the next quarter or two, क्योंकि आपको रिसेशन हर वक्त फ्रंट लोड करना चाहिए आपके टर्म में, बैक लोड नहीं करना चाहिए. अगर आपने रिसेशन बैक लोड कर दिया, मतलब 3 साल के बाद रिसेशन आया, तो फिर से उनका री इलेक्शन होना बहुत मुश्किल है. तो उनका
आइडियोलॉजी या उनकी फिलॉसफी ये होगी कि ये अभी जल्द से जल्द ये रिसेशन ला दे 1 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट्स कम करके 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स कम करके अपन फिर अमेरिका को निकालेंगे और फिर बोलेंगे लोगों को देखो रिसेशन आया था डेमोक्रेट्स की वजह से, जिन्होंने 5 साल 10 साल बहुत खराब रूल किया, और वो रिसेशन को हमने एक तरह से फिक्स करके चीज़ों को ठीक किया, राइट? तो दिस इज व्हाट वन gets to understand from the policies that are being implemented over there, right? Now coming to the larger question about what should we do in investors in India, कि अगर यूएस में रिसेशन आने वाला है अगले 1 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में, तो हमको उसका फटका पड़ेगा, हमारा स्टॉक मार्केट करीबन 15% 20% से हमारे स्टॉक प्राइसेस करेक्ट होंगे, तो दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू काइंड ऑफ, अभी भी एक तरह से जो भी थोड़ा फ्रॉथ है स्टॉक मार्केट में वो भी उड़ जाएगा, एकदम प्योर अंडर वैल्यूड पूरा वैल्यू इन्वेस्टिंग पे एक तरह से लोग आ जाएंगे, राइट? बट ये सब चीज़ें हो सकती है, नहीं हो सकती, वी डू नॉट नो, राइट? हो सकती है, मुझे लगता है कि हो जाएगी एक तरह से, यूएस विल गो इनटू रिसेशन। एक तरह से गोल्डमैन सैक्स ने थर्सडे को कहा कि विद दीज टैरिफ्स इन प्लेस यूएस एक तरह से रिसेशन में चला जाएगा, और सडनली जैसे वो 90 डे का पॉज लग गया तो गोल्डमैन सैक्स ने अपना रिपोर्ट वापस ले लिया कि यूएस रिसेशन में नहीं जाएगा। तो यूएस रिसेशन में तभी नहीं जाएगा जब ये जो डिस्प्यूट है इंडिया कह रहा हूँ यूएस वर्सेस चाइना का, ये डी एस्केलेट हो जाए तो नहीं जाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से एप्पल, लेट्स से एक यूएस कंपनी है, राइट? एप्पल का रेवेन्यू जो है वो करीबन 90 to 100 बिलियन का रेवेन्यू है, राइट? उनके डिटेल्स में पढ़ रहा था, 90 to 100 बिलियन का रेवेन्यू है, करीबन 6 बिलियन के इन्वेंट्रीज है उनके पास, राइट? तो अगले 3 से 4 महीनों में इन्वेंट्रीज एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर इन्वेंट्रीज एग्जॉस्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग तो 85% चाइना में है, राइट? और चाइना के इम्पोर्टेड गुड्स पे अगर 125% टैरिफ लगेगा, तो एक अमेरिकन कंज्यूमर के लिए आईफोन या फिर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट कितना महंगा हो जाएगा। तो फिर एक तरह से एप्पल जैसी कंपनी तो बैठ ही जाएगी, राइट? तो ऑब्वियसली ये एप्पल को भी समझता है, एप्पल के इन्वेस्टर्स को भी समझता है, और गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको भी समझता है। तो कहीं ना कहीं जब ये क्लॉज सिर्फ चाइना पे रखा और बाकी जो कंट्रीज को एक तरह से मुक्त कर दिया टैरिफ से, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा जो एप्पल के जो इंपोर्ट्स आएंगे वो चाइना रीराउट करेगा वियतनाम से, और उन पे कुछ ज़्यादा टैरिफ नहीं लगेगा, राइट? या फिर कंबोडिया से रीराउट करेगा, या फिर ऐसे जो भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ज़्यादा टैरिफ नहीं है उनसे रीराउट करके it will be not as expensive as 125%, right? क्योंकि अगर 25% टैरिफ लगता है तो बहुत लोग हैं इकोसिस्टम में या फिर वैल्यू चेन में जो ये ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर कह सकता है कि 5% हिट मैं ले लेता हूँ, राइट? इंपोर्टर कह सकता है 5% मैं ले लेता हूँ, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर है वो 5% ले लेगा, और फिर फाइनली एक 10% कंज्यूमर को लगा देंगे, और कंज्यूमर को भी एक 10% ज़्यादा चीज़ें खरीदने की, एक एप्पल के फ़ोन की ज़्यादा कुछ हिट नहीं होगा। बट 125% इज़ एग्जॉर्बिटेंट, राइट? तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तो अगर अगले 30 दिन में ये डीएस्केलेट हो गया तो बस एक हल्का सा बोलते ना रिसेशन नहीं आके बस एक टच करके निकल जाएगा। बट अगर ये डीएस्केलेट नहीं हुआ तो एक प्रॉपर रिसेशन आएगा ग्लोबल लेवल पे, राइट? तो फॉर पीपल लाइक अस, राइट, हु आर इन्वेस्टर्स इन इंडिया, द सिंपल थिंग दैट वी कैन डू इज कि हमारा जो भी कैपिटल है उसका एक 60% जो कैपिटल है जो नॉर्मली सिप्स में हम डालते हैं वो वी कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी। ऐसा भी हो कि कुछ ऐसा नहीं होगा, राइट? एवरीथिंग विल बी फेयर आफ्टर लाइक क्वार्टर और 2, कुछ रिसेशन वगैरह नहीं आएगा, थिंग्स विल जस्ट मूव ऑन द वे दे हैव बीन मूविंग ऑन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक सीरियस इवेंट आ जाए, right? So at least for the next 2 to 3 quarters, we can allocate, let's say 40% of whatever we invest, कि एक 40% जो है वो साइड में रखे, कि अगर कुछ ऐसा ये बड़ा इवेंट आता है तो उस वक्त में ये पैसा उसमें एक तरह से लगा दे। एक 15 से 20 स्टॉक्स, एक स्मॉल कैप स्टॉक्स जो सॉलिड स्टॉक्स है इंडियन मार्केट्स में, उनमें लगा दे। But I think 60% is something which we need to just continue doing our SIPs, because बहुत ज़्यादा uncertainty है, right? 40% is something at least I am doing, कि मैं एक
40% ऑफ माई टोटल कैपिटल मैं अगले 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए साइड में रखूंगा कि अगर ये कुछ इवेंट आता है तो मेरे पास एक लिस्ट है 10 से 15 स्टॉक्स की, 20 तो नहीं है, 10 से 15 स्टॉक्स की, स्मॉल कैप्स की, काफ़ी तगड़े स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स में मैं ये इन्वेस्ट कर दूंगा, राइट? सिंपल इज दैट। एंड देन आई विल जस्ट सिट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। समथिंग वेरी सिमिलर टू कोविड का जो 2020 में एक तरह से मेजर ड्रॉप आया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वैसे कुछ आ जाए। मुझे पता नहीं कि वैसे आएगा कि नहीं आएगा, मेरे एक्सपेक्टेशंस पूरे गलत भी हो सकते, बट दिस इज अ चांस विच आई वांट टू टेक, राइट? तो दिस इज माय लार्जर स्ट्रैटेजी towards kind of investing of asset allocation as well, right? This is something which I've been thinking, and that's what I wanted to share with you guys, right? Now let's go to the next question. RBI repo rates, which banks will suffer and why? तो normally क्या होता है जब भी रेपो रेट्स कट होते हैं, जैसे अभी 6.25 से 6 पे रेपो रेट्स आए हैं, समझ में नहीं आता था मुझे एक्चुअली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि बैंक्स इससे बेनिफिट करेंगे या बैंक्स इससे बेनिफिट नहीं करेंगे, राइट? तो इसका सही आंसर ये है कि कुछ बैंक्स इससे बेनिफिट करते हैं और कुछ बैंक्स इससे बेनिफिट नहीं करते। तो कौन से बैंक्स बेनिफिट करते हैं और कौन से नहीं करते उसको थोड़ा समझ के लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है बैंक्स के लिए। बैंक्स का जो रॉ मटेरियल है वो फंड्स है या फिर कैपिटल है, जो कैपिटल की मैं इतने वक्त से बात कर रहा था। और ऑब्वियसली अगर कैपिटल है तो उसका कॉस्ट भी होगा, राइट? तो बैंक्स किस तरह वो कैपिटल रेज करते हैं? सबसे जो सस्ता तरीका है उनके लिए वो है करंट अकाउंट्स, कासा जिसको बोलते हैं, उसका का ये है 0% पे एक तरह से रेज करते हैं। नेक्स्ट इज द सेविंग्स अकाउंट, राइट? 3 to 4% एक तरह से रेट देते हैं अपने एंड यूजर्स को, कस्टमर्स को। Then there are fixed deposits, right? इनको term deposits भी कह सकते हैं, 6 to 7%. Then there is certificate deposits, which is 7 to 8%. तो fixed deposits और CDs में, FD और CD में ये फर्क होता है कि FD जो होता है it is more थोड़ा इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स या फिर रेट्स जो होते हैं वो कम होते हैं एंड रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू सीडीज, जिसमें रेट्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं और रिस्क ज़्यादा होता है, और सीडीज थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं। तो बैंक्स को अगर फंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी इंडसलैंड बैंक में वो जो डेरिवेटिव्स का केस हुआ है, राइट, उसके बाद बहुत सारे जो डिपॉजिटर्स है, जो कस्टमर्स है उस बैंक के, उन्होंने अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ कर लिए, राइट? एंड बैंक्स को अगर क्रेडिट देना है, लोन देना है, तो उनको डिपॉजिट की लिक्विडिटी होना एक परसेंटेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको LCR कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, एक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, राइट? तो नॉर्मली अ सेफर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज 100%। मतलब आपके पास अगर आपको 110 रुपए के लोन्स देने हैं तो करीबन 100 रुपए के डिपॉजिट्स आपके पास होने चाहिए, राइट? तो इंडसलैंड बैंक में एक तरह से डिपॉजिटर्स ने वो जो भी किस्सा हुआ था डेरिवेटिव्स का, उसके बाद अपने पैसे विड्रॉ करना शुरू कर लिए। तो इंडसलैंड बैंक उतने तेजी से लोन्स नहीं दे पा रहा था क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी, क्योंकि डिपॉजिट्स एक तरह से लिक्विड हो रहे थे, डाइल्यूट हो रहे थे, निकल रहे थे। तब जाके फिर एक तरह से इंडसलैंड बैंक ने सर्टिफिकेट डिपॉजिट से, सीडीज से करीबन पैसे रेस किए, सो दैट यू नो द LCR, the liquidity coverage ratio, which fell to 113%, it was brought back to 118%, right? Which are like comfortable levels, right? तो बैंक्स जो है FD से भी पैसे लेते हैं, CDs से भी पैसे रेस करते हैं, राइट? तो ये एक तरह से जो पहले तीन है, कासा प्लस FD, ये ऑन द रिटेल साइड है, राइट? CDs कुड बी रिटेल प्लस इंस्टीट्यूशनल, राइट? एंड नीचे के दो, फिफ्थ और सिक्स्थ, बॉन्ड मार्केट जो है, ये तो बॉन्ड मार्केट की हम बात कर रहे थे। एंड सिक्स्थ वन इज RBI ऑप्शंस। तो जो रेपो रेट 6.25 से 6% पे आए हैं, दीज आर RBI ऑप्शंस, राइट? तो इन 6 तरीकों से बैंक्स जो है अपने लिए कैपिटल रेज करते हैं, राइट? तो अगर आप देखोगे, अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे बहुत, और लोग कह रहे हैं कि जो बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ था पिछले साल का FY25 का, इट वाज 10.3%. सो देयर वाज अ फॉल इन डिपॉजिट्स, और द डिपॉजिट रेट वाज नॉट ग्रेट. व्हाई इट वाज नॉट ग्रेट? इट वाज नॉट ग्रेट बिकॉज जो भी मेरे जैसे, आप जैसे लोग FDs में पैसे लगाते थे पहले, या फिर सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा छोड़ देते थे, वो वहाँ से उठाकर स्टॉक मार्केट्स में एक तरह से लगा रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं इसके वजह से बैंक्स के डिपॉजिट्स के ऊपर एक तरह से असर पड़ा है, राइट? रिटेल डिपॉजिट्स स्पेशली, क्योंकि होलसेल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में लगाते हैं, बट 2 महीने में निकाल देते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहे हैं तो कोई लगा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बैंक्स, जो नए बैंक्स आए हैं,
उनके जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एन HDFC और एन ICICI। तो कुछ लोग बड़ा कैपिटल वहाँ पे लगा देते हैं एंड बैंकिंग नहीं करते, बस वो कैपिटल वहाँ पे पड़ा रहता है और जब ज़रूरत होती है वो निकाल देते हैं, तो उसको होलसेल डिपॉजिट्स कहते हैं, राइट। सो द डिपॉजिट रेट इन these banks was growing at 10.3%, which was not a great deposit rate, क्योंकि बहुत सारा कैपिटल जो है दूसरी जगह पे एलोकेट हो रहा था, इक्विटीज में एलोकेट हो रहा था। और तो इस तरह से, और डिपॉजिट रेट 10.3% था और क्रेडिट रेट कुछ 11% है। मतलब लोन बुक जो ग्रो हो रही है या फिर लोन देने का जो पेस है वो करीबन 11% है, जो कि काफ़ी कम है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे कुछ एक दूसरा ये कर रहे हैं। आई गेट बैक टू द पॉइंट, राइट। तो बैंक्स इस तरह से अपने पैसे एक तरह से कैपिटल रेज करते हैं, राइट। तो जब बैंक्स अपना कैपिटल रेज करते हैं उसके बाद ऑब्वियसली हमको लेंड करते हैं। तो लेंड करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट। तो ये जो EBLR है, इट इज फंडेड बाय RBI ऑक्शन एंड बॉन्ड मार्केट, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल है ये, राइट। 40% ऑफ द लोन्स विच आर गिवन आउट बाय बैंक्स आर EBLR लिंक्ड लोन्स। एंड जैसे रेपो रेट में कोई भी फर्क पड़ता है, जैसे 6.25 से 6% हुआ, सो दैट परसेंटेज गेट्स पास्ड ऑन टू द एंड कस्टमर। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर HDFC से EBLR लिंक्ड लोन लिया है एंड लेट्स से मैंने उसको 6.5% पे लिया था और 0.25% से एक तरह से रेपो रेट कट हुआ है, तो इमीडिएटली मेरा 0.25% से जिस पेस पे मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ वो भी मेरे लिए भी वो रेट कम हो जाएगा। सो दिस इज EBLR, right? The next way of raising is next type of loans is MBLR, marginal cost of funds based lending linked loan, right? These are funded by CDs, right? Again, 35 to 40% of the loans are MBLR linked loans, and ये loans का जो end rate है, जो यार कस्टमर को रेट है, right? दैट इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय द बैंक। तो ऐसा भी हो सकता है कि रेपो रेट बढ़े या घटे, बैंक कुछ नहीं करेगा। मतलब रेपो रेट घट जाएगा तो बैंक बोलेगा कि यार रेपो रेट मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रॉ मटेरियल है ही नहीं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स है और मुझे जो रेट रखना है मैं रखूंगा, राइट। सो 40% ऑफ द रेट्स आर 40% ऑफ द लोन्स दैट आर गिवन आउट आर MBLR रोल, राइट। एंड देयर आर 15 to 20% लोन्स विच आर फंडेड बाय CD एंड कासा या FD एंड कासा, जो बैंक का पैसा है, जो बैंक डिपॉजिट का पैसा है, जो उनका सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे उठाया, वो करीबन फिक्स्ड रेट्स पे दिए जाते हैं एंड ये रेट्स चेंज नहीं होते। तो आपने अगर 15 साल या 20 साल का लोन लिया है, अपना होम लोन लिया है, तो ये 7.5% पे लिया है तो ये 7.5% पे ही चलेगा, कभी चेंज नहीं होगा। EBLR MBLR चेंज हो सकते हैं, बट फिक्स्ड रेट पे जब लोन लिया जाता है तो ये लोन नहीं एक तरह से चेंज होगा जो इंटरेस्ट रेट है। नॉर्मली फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले जो लोन्स होते हैं वो ऐसे बैंक्स देते हैं जिनका FD और कासा का बहुत स्ट्रेंथ है, जो जिसका कासा अकाउंट्स, ग्रैनुलैरिटी जिनके कासा अकाउंट्स में, रिटेल अकाउंट्स में है, वैसे बैंक्स देते हैं, राइट। तो जब अगर सिंपल चीज़ है, तो अगर इंटरेस्ट रेट जैसे रेपो रेट्स फिलहाल घटे हैं, 6.25 से 6% हुए हैं, तो एंड यूज़र के लिए यहाँ पे रेट कम हो जाते हैं, मतलब उसको कम रेट पे पैसा देना पड़ता है। बट बैंक ने जब डिपॉजिट उठाया है या फिर बैंक ने जब RBI ऑक्शन से पैसा उठाया था तब तो एक हायर रेट पे उठाया होगा, राइट। तो एक तरह से उस बैंक का जो मार्जिन है वो कंप्रेस हो जाएगा, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नॉर्मली जो भी EBLR रेट्स होते हैं जहाँ पे इट्स बीन फंक्शन बाय लेट्स से फंडेड बाय RBI ऑक्शंस, तो अगर रेट समझो घट जाता है, द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट स्टेज द सेम, बिकॉज पैसा तो पहले उठाया है, बट जिसको लोन दिया है उसका एक तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, राइट। सिमिलरली बॉन्ड मार्केट में, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट था वो, या इंडिया के जो बॉन्ड यील्ड्स है अभी वो कम हो रहे हैं। जैसे US के बॉन्ड यील्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं, इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स कम हो रहे हैं। क्योंकि इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स कम क्यों हो रहे हैं? 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक, इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। दूसरा, इंडिया का जो फिस्कल एक तरह से पॉलिसी है या फिर फिस्कल डेफिसिट जो है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करता है और कितना एक्सपेंसेस खर्च करता है, राइट। तो वो काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है अच्छी तरह से। US में वो ख़राब होते जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा है, मतलब डिसिप्लिन दिखा रहा है इंडिया,
राइट। ये दो कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है जो इंडिया में कहीं एप्लीकेबल नहीं है और यूएस में भी एप्लीकेबल नहीं है कि बॉन्ड यील्ड्स नॉर्मली तब ऊपर जाते हैं जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है। तो यहाँ पे यूएस की भी डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है और इंडिया का रुपी भी कहीं ना कहीं काफ़ी डिप्रिशिएट हुआ है पिछले एक साल में। तो दिस इज वन थिंग विच इज नॉट working in the favor of the bond yields of the Indian kind of Indian bond yields to go up। तो इंडिया के बॉन्ड yields जो है वो कम हुआ है, राइट। तो एक तरह से बॉन्ड yields कम हुए, then EBLR linked loans जो होते हैं the bank has to pass on that price increase or price decrease to the end customer, which is not the case with fixed interest loan। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो बैंक्स है जिन्होंने फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन्स पे ज़्यादा एक तरह से लोन्स दिए हैं, उनके ऊपर ये जो भी रेपो रेट कम हुए उसका असर नहीं पड़ेगा। और ये जो बैंक्स है वो दो इंडिया के टॉप बैंक्स है फ्रैंकली स्पीकिंग, जिनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है वो हिट नहीं होंगे क्योंकि इनका फिक्स्ड रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। और ये दो बैंक्स है HDFC और ICICI, राइट। तो अगर आप Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे नेक्स्ट वीक में, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द बैंक्स विच हैड अ हायर EBLR, right, these banks which had a higher EBLR will see a compression in their net profit margins or their net interest margins, but these two companies will not see that, right? So that's why not all banks benefit when the repo rates get cut. There are some banks who give out loans on fixed rates. These two banks, especially over here, will benefit out of it, right? So this is the second question which got answered, right? Now the third question is, which two sectors are seeing massive capex? Where is the money which could be made, right? So there are two sectors which are seeing massive capex। अगर आप फिलहाल देखोगे बहुत सारे सेक्टर्स की हालत काफ़ी खस्ता है, but there are two sectors which are outliers over here। The first one is hospital sector, right? They are doing a capex of around 40,000 crore and 34,000 new beds would be added in the next 2 to 3 years, and this would be happening in primarily 2 to 3 cities। Apollo जो है, it is increasing capacity of beds by like 35%, Max is doing by 76%, followed by a small cap kind of a hospital called as Artemis, right? तो hospitals जो है, it is like the most important discretionary service that hospitals are, and I think मैंने एक हॉस्पिटल्स के ऊपर भी एक काइंड ऑफ कंपिटिटिव एनालिसिस किया है, उसका लिंक मैं नीचे जोड़ दूंगा, राइट। प्लीज़ गो एंड प्लीज़ डू वॉच दैट कंप्लीट एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस फॉर हॉस्पिटल्स। उसमें जो स्मॉल हॉस्पिटल्स पे मैंने एक तरह से काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस की है, तो आर्टेमिस फिगर्स इन दैट काइंड ऑफ लिस्ट, राइट। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ हॉस्पिटल्स आर एक्सपैंडिंग, एंड हॉस्पिटल्स इज़ वन लार्जर सेक्टर वेर इन or in kind of a couple of companies in this sector we can allocate capital, right? The second sector is hotels। So hotels are going to add 1 lakh rooms in the next 5 years। So currently हर साल दर साल there were 7,000 rooms that got added for the last 5 years, but for the next 5 years around 12,000 rooms are going to get added year on year, right? तो hotels का एक बहुत बुरा वक्त चल रहा था from 2011 to almost 2020, और कोविड जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद जो hotels में बुल रन शुरू हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि वो एक तरह से ख़त्म होगा, right? A lot of hotels like Lemon Tree, Radisson, Hilton are kind of investing kind of money and doing a lot of capex and reinvesting a lot of capital back into the business, right? तो ये दो sectors है which are going to see massive capex, and if they're going to see massive capex तो of course इसका impact revenues और profitability पे पड़ेगा, right? So these are two discretionary spaces which we need to look out for, right? The fourth question is, why are real estate stocks giving mixed guidance? तो real estate के जो बहुत सारे कंपनीज के गाइडेंस आए वो काफ़ी मिक्स्ड गाइडेंस आए हैं, एंड इसके दो कारण हैं, राइट, या एक कारण है फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आप 2022-23 के बाद का रियल एस्टेट बूम देखोगे तो उसमें एक क्लियर कट वेल्थ इफेक्ट दिखता है कि जब लोग बहुत अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से, इक्विटी मार्केट से बनाते हैं तो उसके बाद वो पैसा थोड़ा विड्रॉ कर लेते हैं एंड वो रियल एस्टेट में एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं, राइट। फिलहाल जो है स्टॉक मार्केट्स में लोगों का पैसा बना नहीं है, या फिर बहुत लोगों का पैसा अटक गया है स्टॉक मार्केट्स में, राइट।
तो that capital is got stuck over there. That's why you do not see a lot of people buying real estate, right? दूसरी चीज जो है, प्राइसेस जो है वो करीबन 10% to 30% अक्रॉस 7 सिटीज बढ़ चुके हैं। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस या फिर प्रॉपर्टीज के, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ मैं, कॉर्पोरेट या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ। द प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 10 to 30%, राइट? तीसरी चीज है कि लॉन्चेस थोड़ा डिले हो रहे हैं। जो डेवलपर्स है वो भी देख रहे हैं कि द प्राइसेस आर गोइंग अप, इन्वेंट्री कहीं कहीं ज़्यादा, करीबन 15 दिन 20 दिन की इन्वेंट्री जब बढ़ रही है तो काफ़ी एक तरह से इन्वेंट्री बिल्डअप के साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि डिमांड उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है या फिर डिमांड कम होते दिख रहा है, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ वीकर इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years। तो उसके वजह से बहुत सारे जो रियल एस्टेट प्लेयर्स है दे आर गिविंग रियली मिक्स्ड काइंड ऑफ गाइडेंस। एक या दो कंपनीज के जो प्री सेल्स है या लॉन्चेस ठीक ठाक चल रहे हैं, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज का ठीक ठाक चल रहा है, बट अदर कंपनीज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक इन द रियल एस्टेट सेक्टर, राइट? तो रेपो रेट्स कम होने का एक फायदा हो सकता है कि पीपल वुड बाय मोर हाउसेस, सो दैट इज वन tailwind which will work for the real estate sector, but there are multiple headwinds in this sector, right? Similarly is the case with auto stocks. ऑटो सेक्टर जो है पिछले साल FY25 में करीबन 6% से ग्रो हुआ, उसके पहले 10% से ग्रो हुआ था, बट अगले साल में इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 1 to 3%, विच इज गोइंग टू बी पुअर ग्रोथ, राइट? इन्वेंट्री बिल्डअप करीबन 55-60 डेज का हो चुका है, चाहे फिर वो ईवी हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो, सब जगह पे हालत खस्ता है। सिर्फ एक सेगमेंट जो ऑटो में अच्छा कर सकता है वो है ट्रैक्टर्स, सो वन नीड्स टू ट्रैक्ट Escorts Abuta, क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी है it has finally picked up, and there is a lot of hopes that the tractor sales would be better because the monsoons are going to be better. The productivity for the last 1 year, the food productivity for the last 1 year has been great. तो जो भी agricultural economy है या फिर rural economy है, that is going to benefit, and that's why tractor sales could be better, right? The sixth one is why it is better to stay away from energy and research and development stocks like CN, Tata Elxsi and Tata Tech, because ये सब mid cap IT के छोटा भाई है ये, right? इनका भी पूरा जो guidance है वो US से ही आता है। तो US में अगर uncertainty है तो इन companies के managements में भी बहुत uncertainty है। इन बहुत सारे companies ऐसे हैं जिनका एक तरह से leadership change हुआ है to kind of adjust to the new normal, which is not a great normal। काफ़ी इनके जो डी रेटिंग हो चुकी है काफ़ी स्टॉक्स की, तो बहुत लोग जहाँ पे इन स्टॉक्स में अगर पैसा लगा कर बैठे हैं, देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू गेट योर the kind of prices or the kind of capital that you allocated in these stocks, right? तो things are not going to be great over here because एक जो सबसे important sector जो होता है या फिर vertical होता है वो ऑटो होता है, और ऑटो में 25% टैरिफ्स रखने के बाद यूएस में बहुत सारा जो भी है हालत खस्ता है। एंड आईटी की कहानी भी सैड ही है, तो ये भी एक तरह से आईटी रिलेटेड है, आईटी का छोटा भाई समझ सकते हो ईआरडी को। एंड there is not a lot of certainty or guidance which is coming from the US markets, which will get impacted in the prices of these stocks. So this is a sector which is going to get derated. This sector again is going to get derated. हाँ, एक स्टिमुलस है रेपो रेट कट होने का कि लोग कार और घर ज़्यादा खरीदेंगे, बट आई थिंक ऑटो सेक्टर विल गेट derated in a couple of quarters, right? Finally coming to metal stocks, तो metals में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस स्टॉक्स रेकमेंड कर रहे हैं या फिर बाय का एक तरह से कॉल दे रहे हैं, बट मुझे वो थोड़ा मिसलीडिंग लग रहा है, क्योंकि मेटल्स में या फिर लेट्स से हम स्टील की बात करें, स्टील में फॉर एग्जांपल अब जो भी चाइना यूएस को स्टील सप्लाई कर रहा था या फिर मेटल सप्लाई कर रहा था वो नहीं करेगा अब, क्योंकि वो मार्केट बंद हो चुका है, तो वो बहुत सारे दूसरे मार्केट्स में डंप करेगा, राइट? तो इंडिया एक मार्केट है जिसमें वो डंप करेगा, बट इंडिया में कुछ ड्यूटीज़ लगा दी गए हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, 12% की ड्यूटीज़ लगा दी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डंपिंग थोड़ा कम होगा, बट फिर भी डंपिंग होगा। एंड the majors like JSW or Tata Steel, Hindalco could get affected. So if one is tracking metal stocks, one needs to look at stocks which have a very strong domestic appeal, stocks like Shyam Metallics, stocks like APL Apollo, कुछ हद तक JSW भी है, राइट? टाटा स्टील नहीं है, टाटा स्टील के नेदरलैंड्स में ऑपरेशन है, यूरोप में ऑपरेशन है, तो वहाँ पे कुछ एक अलग कहानी चल रही है। बट इफ वन इज टॉकिंग अबाउट मेटल स्टॉक्स और लेट्स से स्टील स्टॉक्स, वन हैज़ टू लुक एट stocks like Shyam Metallics or let's say APL Apollo, जिनका जो डोमेस्टिक प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग है और ये वैल्यू एडेड प्लेयर्स है, ये कमोडिटी नहीं बेचते, इसको एक तरह से वैल्यू ऐड करके
These are consumer facing kind of companies, right? So these were the 7 points which I wanted to discuss. If you have any questions, please write it down in the comment section. I will take each of these questions in subsequent videos. So this, if you found value in this video, please share it with other people, and please ensure you put a like over